स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। हम जो है वो यूनिट नंबर 3 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लास्ट सेक्शन में आपने जो है लास्ट यूनिट में जो है कोलाश लॉ, उसके एप्लीकेशंस और उसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो डिटेल में किए हुए हैं। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपने 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर किया हुआ था। तो मेरा टॉपिक आज है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हो। गैल्वेनिक सेल को हमने इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। आज का सारा पोर्शन हमने 11th में किया हुआ है, तो हम इसको सिर्फ एक रिवीजन लेंगे। तो गैल्वेनिक सेल इज़ ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको आप जो है वोल्टिक सेल भी बोलते हो। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसमें हम बात करते हैं अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट chemical energy of a redox reaction into electrical energy is called the electrochemical cell। यानी कि कहते हैं कि a device which is used to convert chemical energy of a redox reaction into electrical energy is called electrochemical cell। उसको आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हो, वोल्टिक सेल भी बोलते हो, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हो, या सिंपली आप इसको केमिकल सेल भी बोल सकते हो। अब आपकी कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हुई, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन करी, जिस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि जिंक और कॉपर सल्फेट का एक रिएक्शन लिया। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आपको पता ही एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें हाईली रिएक्टिव जो जिंक मेटल है वो लेस रिएक्टिव कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस करती है। इस इक्वेशन को इफ आई राइट इन द फॉर्म ऑफ आयनिक इक्वेशन Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू द जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब इस केस में आप ये देखो कि जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो जो कॉपर है वो इसका यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं? ये रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें ये आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो दो रिएक्शन से मिलकर बनी हुई है। एक है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है? जिंक कन्वर्टेड इनटू द जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन। और सिमिलरली जो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका कॉपर में। ये जो रिएक्शन आपने लिखी है ओवरऑल सेल रिएक्शन है, ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी और ये आपकी क्या होगी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये रिडॉक्स कपल रिएक्शंस होती हैं, इनकी वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट होती है। लेट्स सी कि हम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम दो सेपरेट बीकर लेंगे। 2 सेपरेट बीकर लिया हमने, ठीक है। 2 सेपरेट बीकर में सपोज करो मैंने यहाँ पे जिंक का रोड ले लिया, यहाँ पे मैंने जिंक का रोड लिया, और इस वाले बीकर में मैंने कॉपर की रॉड ली। जिस सब्सटेंस की यहाँ पे ये जो रॉड है ये कॉपर रॉड है और ये वाली जो रॉड है ये कैसी है? जिंक रॉड है। जिस मेटल की हमने रॉड ली है उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन इसमें फिल करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे जिंक की रॉड ली है तो मैंने यहाँ पे जिंक सल्फेट सोल्यूशन जो है वो फिल कर दिया है। अगर मैंने यहाँ पे कॉपर की रॉड ली है तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मैंने फिल किया है वो है आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ से मैंने क्या किया, एक जो है अमीटर जो है वो कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर अमीटर, जो कि क्या करेगा? करंट का जो फ्लो होगा उसको मेज़र करेगा। ये एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट किया। इंटरनल सर्किट को मैं एक यू शेप की ग्लास ट्यूब होगी उससे कनेक्ट करूँगी। इस ग्लास ट्यूब को हम क्या कह सकते हैं? इसको ग्लास ट्यूब जो यहाँ पे लगाएंगे इसको हम क्या करेंगे? सॉल्ट ब्रिज। ये जो आपकी ग्लास की ट्यूब है ये आपकी क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पे आपकी ये आपका सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसको मैं आपको बताऊँगी। सॉल्ट ब्रिज जो है वो यू शेप की ग्लास ट्यूब है। इट इज़ अ यू शेप ग्लास ट्यूब।
आप देख रहे हो यू शेप की जो है वो ग्लास ट्यूब है, जो यहाँ पे ऐसे आपकी कनेक्ट कर रखी है, यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। किसका होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो किसी से रिएक्ट ना करे। इनर्ट का मतलब क्या होता है, अनरिएक्टिव। वो अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे आप ले सकते हो। किसके अंदर, इन अगार अगार या फिर जेलेटिन के अंदर। इनमें से जो सोल्यूशन आपका होगा वो डिपेंड करता है कि जो आप यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन लेते हो उसके साथ कोई कॉमन आयन होना चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पे K2SO4 ले सकती हूँ क्योंकि सल्फेट आयन जो है वो आपका क्या है, कॉमन है, तो ये आपका होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सॉल्ट ब्रिज होता है ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है और क्या करता है, जो आयंस की मूवमेंट होती है उसको जो है मूवमेंट में जो है फ्लो में हेल्प करता है, और जो इस चीज़ का बैलेंस होता है आयंस का वो दोनों बीकर के अंदर जो है वो बना के रखता है। अब यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो आपको पता है जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, जिंक जो होता है आपका जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है आपका, और ये रिएक्शन आप यहाँ पे लिखते हो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मैंने यहाँ पे आपको रिएक्शंस दिखा रखी हैं कि जिंक 2 पॉजिटिव में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इस केस में यही होता है कि जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ऐसे मूव करते हैं और यहाँ की तरफ आते हैं। तो ये जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर होता है वो इसके यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस वाले सोल्यूशन में क्या होता है, सल्फेट आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ से मूव करते हुए वो आयंस इधर को आ जाते हैं, और ये वाली जो इलेक्ट्रोड होती है डिग्रेड होती हुई चली जाती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके जिंक रॉड पे निकलते हैं इसलिए ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, और जा इधर को रहे इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड। तो एनोड के ऊपर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो जो करंट होगा वो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या होती है, अपोजिट होती है। तो वो उससे अपोजिट साइड में क्या करेगा, आपको मूव करेगा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन वर्किंग कर सकते हो। सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसका जो है फंक्शन क्या है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस। एक तरफ हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरी तरफ मैं लिख लेती हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। इसमें हम डिफरेंस करते हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या करता है बेटा, वो जो भी आपकी केमिकल एनर्जी होती है उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि आप देख रहे हो कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई बैटरी कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हो वोल्टेज का, आप सिंपली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। लेकिन इसके अपोजिट जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई करते हो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दोनों सेल एक दूसरे के अपोजिट जो है वो वर्क करते हैं। इसके लिए आपको 2 सेपरेट कंटेनर चाहिए, 2 सेपरेट कंटेनर जो आप दो भी इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हो फॉर 2 इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड्स आपने लगाई थी उसके लिए आपको 2 सेपरेट कंटेनर चाहिए। इस वाले केस में सिंगल कंटेनर आपको चाहिए, उस सिंगल कंटेनर के अंदर ही आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे होंगे वो भेजेंगे। इस वाले में जब भी आप करते हो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन, यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रोलाइट लोगे, और इस वाले केस में ओनली 1 इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। आप यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रोलाइट लेते हो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो इस वाले केस में सॉल्ट ब्रिज चाहिए आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड
जबकि आपकी जो है जो दूसरी सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाले में डू नॉट नीड सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है इस वाले में आपको। तो इस वजह से बहुत सारे जो है आपके डिफरेंसेस हैं। एक आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका एनोड होता है, एनोड वो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो यहाँ पे कैथोड होता है वो कैथोड आपका क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। लेकिन अगर यही बात मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में करूँ तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो आपका कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे हम बैटरी सेल कनेक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो एनोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो कैथोड है, ऐसा इस केस में होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्चार्ज होते हैं, इसलिए एनोड नेगेटिव होती है। वो इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की तरफ जाते हैं, इसलिए कैथोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे आपको लिया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करवाती हूँ मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्टूडेंट्स ये सारा आपने जो है 11th क्लास में किया हुआ है, होप सो आप इसको ईजिली समझ लोगे, सब कुछ आपने किया हुआ है। जस्ट आपको एक रीकैप लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जो भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन हुई, जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इसको अगर आप आयनिक फॉर्म में लिखते हो जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, इस चीज़ को अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में लिखते हो तो कैसा आएगा ये आपका, इसको लिखेंगे जिंक सिंगल वर्टिकल लाइन जिंक 2 पॉजिटिव डबल वर्टिकल लाइन कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, ये चीज़ आएगा। इसमें लिखने का तरीका ये है कि जो ये लेफ़्ट साइड होता है, ये लेफ़्ट साइड है और ये आपका क्या है, राइट साइड है। तो लेफ़्ट साइड में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड, राइट साइड में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कैथोड। यानी कि लेफ़्ट साइड एनोड है तो लेफ़्ट साइड का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिडक्शन लिखेंगे। तो हमने लिखा जो जिंक है वो जिंक में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। ये जो जिंक और जिंक 2 पॉजिटिव के बीच में ये सिंगल वर्टिकल लाइन है, तो ये सिंगल वर्टिकल लाइन क्या करती है, जो जिंक का मेटल का इलेक्ट्रोड है उसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन से क्या करती है, सेपरेट आउट करती है। सिमिलरली जो कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर के बीच में यहाँ पे सिंगल लाइन है, ये क्या करती है, आपको कॉपर की जो मेटल की इलेक्ट्रोड है उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से सेपरेट आउट करती है। और जो यहाँ पे आपने डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करी हुई है, ये डबल वर्टिकल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज को क्या करती है, आपके रिप्रेजेंट करती है। दिस डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड करके हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड में हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं, राइट साइड में जो है वो हम रिडक्शन लिखते हैं। तो ये आपकी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो होती है वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, सिंपली आप इसको कह सकते हो tendency of an electrode to lose or gain electrons when it is contact with the solution of its own ion। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, the tendency of an electrode to lose or gain the electron when it is in contact with solution of its own ion। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब वो क्या होती है, अपने ही सॉल्यूशंस के आयन के कॉन्टैक्ट में होती है।
अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हमने दो तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। एक आपका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन आपको पता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है, या इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। और दूसरा हमारा क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये कब होता है, अभी हमने कहा लॉस या गेन करने की टेंडेंसी, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और जब वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, तो वो उसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो इस तरह से जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो दो तरीके से होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उस टाइम आपका क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे होता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेज़र करते हो। अब आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो बेटे स्टैंडर्ड कंडीशन आपका क्या होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन आपका 298 केल्विन का टेम्परेचर होता है, एंड 1 एटमॉस्फेयर का क्या होता है, प्रेशर होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेज़र करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपली जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, सिंपली जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज़ करते हो, लेटर ई। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम ई नॉट यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की टेंडेंसी एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हो। इस स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ई नॉट। ओके, नाउ our next topic is the measurement of electrode potential. Our next topic is the measurement of electrode potential, कि कोई भी जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रही, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रही, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, चाहे वो आपका सिंगल इलेक्ट्रोड है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, किस चीज़ की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, कांट मेज़र, बिकॉज क्योंकि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं वो साइमल्टेनियसली होती हैं, कि अगर जो है आप एक को मेज़र करना चाहते हो तो दूसरी मिस हो जाएगी, और अगर दूसरी को मेज़र करना चाहते हो फर्स्ट वाला क्या हो जाता है, आपका मिस हो जाता है। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोड चाहिए, जिस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जिस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम बोलते हैं। तो जो हम यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो आपकी होती है SHE या फिर NHE। ये आपने SHE और NHE पढ़ा हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग रिडॉक्स में बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है। SHE क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और NHE को आप क्या बोलते हो, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोनों सेम एक ही इलेक्ट्रोड का नाम है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, या आप कह लो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है, 0। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0। तो ये एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ होती है, क्योंकि अगर हम इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, ये एक्ट करती है, एक्ट एज ए कैथोड एज वेल एज एनोड। ये कैथोड का भी काम करती है और एनोड का भी काम करती है, और इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो जो टोटल मेजरमेंट होती है दूसरे इलेक्ट्रोड की होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE या NHE, इसको SHE या NHE को हम बनाएंगे कैसे नाइट्रोजन,
तो उसके लिए हमने क्या लेना है, एक प्लैटिनम वायर लेनी है। उस प्लैटिनम वायर को हमने ग्लास सील्ड ट्यूब के अंदर जो है वो ऐसे फिट कर देना है, ऐसे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मरकरी फिल करेंगे और इसके लास्ट में यहाँ पे एक प्लैटिनम की फॉइल लगाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे प्लैटिनम की फॉइल लिया। फिर हम यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में 1 मोलर HCl सोल्यूशन डालेंगे। हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक सोल्यूशन डाला, वो 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन, 1 मोलर HCl सोल्यूशन डाला। यहाँ पे हमने प्लैटिनम, ये जो यहाँ पे लगाई है दैट इज़ द प्लैटिनम फॉयल, प्लैटिनम फॉयल है यहाँ पे, वो वायर है। फिर हम यहाँ पे जो है गैस जार पुट अप करेंगे, ऐसे गैस जार पुट अप करेंगे, इसको कवर करेंगे और इस गैस जार में हम जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो डालेंगे, हाइड्रोजन गैस डालेंगे 1 बार प्रेशर पे। हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या करेंगे, बबल करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस जब बबल करेंगे तो ये जो आपके इलेक्ट्रोड है वो एनोड का भी काम करती है और कैथोड का काम करती है। तो रिएक्शन क्या होगी इसमें, व्हेन एक्ट एज एनोड, जब आपकी ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगी तो उस टाइम क्या होगा, H2 कन्वर्टेड इनटू द 2H पॉजिटिव और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में चेंज होगी, हाइड्रोनियम आयन में, और वो कहाँ पे चला गया, सोल्यूशन में। सेकेंडली केस क्या है, व्हेन एक्ट एज कैथोड, यानी कि जब ये रेज है वो कैथोड का काम करेगी तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू द H2 गैस, और ये गैस जो है यहाँ से बाहर आ जाएगी ऐसे। तो जो H पॉजिटिव आयन है वो सोल्यूशन में H2 गैस में होती है, यानी कि इस तरह से एनोड का भी काम कर रही है और ये कैथोड का भी काम कर रही है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे लिखते हैं, प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम वायर यूज़ कर रहे हैं, H2 गैस सिंगल वर्टिकल लाइन H पॉजिटिव। इस तरह से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करते हैं। ये आपकी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है तो नेट चेंज जो आप देखते हो वो एक ही इलेक्ट्रोड का होता है, और इसको आप एनोड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, कैथोड की तरह यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो मैंने इलेक्ट्रोड, ये वाला एनोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना होगा तो मैं इस प्लेस पे क्या यूज़ करूँगी, NHE यूज़ करूँगी। अगर सपोज करो मैंने इसका पोटेंशियल मेज़र करना होगा तो मैं इसके प्लेस पे जो है क्या यूज़ कर दूँगी, NHE यूज़ कर दूँगी। तो इस तरह से हम NHE का यूज़ करके जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जो कि आप सिंपली जो है वो मेज़र नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ ए सेल। सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ अ सेल। तो EMF आपको पता है, सेल पोटेंशियल क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और उसमें जो है एक इलेक्ट्रोड जो होती है उसकी पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी जो होती है वो दूसरे की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की ज़्यादा होती है। तो कितनी ज़्यादा होती है, मतलब एक इलेक्ट्रोड की कंपैरिजन में दूसरे इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा होती है, उस डिफरेंस को आप सेल पोटेंशियल या EMF बोलते हो यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी डिफिनीशन, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड potentials of the 2 half cells is known as cell potential और cell voltage। यानी कि जो 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है कितना, किसी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है किसी की कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल या फिर क्या कहते हैं, सेल वोल्टेज। अब इसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। कब कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड EMF
of the cell, it is called the EMF of the cell if no current is drawn या नो करंट इज फ्लो फ्रॉम द सेल। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दो इलेक्ट्रोड्स लगी हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, एक का ज़्यादा होगा दूसरे का क्या होगा, कम होगा, तो जो डिफरेंस होगा उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। और जब आपके उस सर्किट में से कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा उस टाइम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? ईएमएफ होता है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव सेल होती है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब आपको जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में जो है वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है जब वहाँ पे जो है कंडीशंस कोई भी करंट होता है या नहीं होता है, लेकिन ईएमएफ में जब हम मेज़र करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। तो इसके बीच में आपने डिफरेंस 11th क्लास में किया हुआ है। होप सो आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपकी है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज़। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या होता है कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं बहुत सारी हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हमने क्या किया हुआ है? अरेंज किया हुआ है। हमने कैसे अरेंज किया हुआ है? मतलब उसमें हमने इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको दिखाना चाहूँगी बुक में से। ये मेरे पास यहाँ पे बुक है बेटा। बुक में ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कैसे यहाँ पे है? इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव में होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव में होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो यहाँ पे वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव में होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप देख रहे हो कि हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो सारी नेगेटिव में है। तो इट मीन्स जहाँ पे जो लिथियम है उसकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव में है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड यहाँ पे आप फ्लोरीन देख रहे हो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में है, तो वो आपका क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपने डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स हैं या जो आपके आयंस हैं उनको हमने किस में अरेंज किया? इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें अरेंज किया है। वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव में उतना ज़्यादा किस चीज़ की वैल्यू? पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आती है आपकी वो जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो जितनी ज़्यादा नेगेटिव में आती है उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव में आती है उतना स्ट्रॉन्ग क्या है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आप यहाँ पे देख रहे हो जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0 है, तो ये जो है आपका एनोड और कैथोड दोनों का यहाँ पे काम करती है। तो हम ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है, किस विहाब पे अरेंज किया गया है? इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर और डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग पावर। अब इसकी हम जो है एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर कैसे कंपेयर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि अगर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में ज़्यादा है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा है तो वो आपका क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे फ्लोरीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में थी तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और जो लिथियम है उसकी वैल्यू मोस्टली जो है वो नेगेटिव में थी, तो वो क्या है? आपकी रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद सेकेंड है इसमें एक्टिविटीज़ मेटल की कैलकुलेट करने में, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने में। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है इसमें। स्टैंडर्ड ईएमएफ किसी भी सेल का कैलकुलेट करने का है, जैसे आप निकालते हो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ई नोट, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप ई नॉट सेल की जो है वैल्यू निकालते हो। अगर जो आपकी ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ गई, तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो वहाँ पे होगी रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस होगी।
लेकिन अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो और जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव आ गई, तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पे आपकी होती है। आप यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सी रिएक्शन आपकी होगी, कौन सी रिएक्शन आपकी नहीं होगी। तो ये आपने सारा कुछ बेटा 11th क्लास में किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे कुछ भी करवाने की ज़रूरत है, कोई भी नीड है। बट फिर भी हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे जो है थोड़ा सा करेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या जो है हमने जो है ये कैसे करना है। तो आपको रिएक्शन एक न्यूमेरिकल मैं देती हूँ, स्टेटमेंट यहीं लिखेंगे साथ के साथ। कैन ए सोल्यूशन ऑफ 1 मोल कॉपर सल्फेट, कैन ए सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट बी stored in a vessel made of निकल, कि क्या हम कॉपर की कोई 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को निकल की वेसल में स्टोर कर सकते हैं। हमें क्या दिया है, ई नॉट दिया हुआ है, निकल का निकल 2 पॉजिटिव से वो कितना दिया है, प्लस के 0.25 वोल्ट। और फिर हमें ई नॉट दिया हुआ है कॉपर का, कॉपर 2 पॉजिटिव में वो कितना दिया है, माइनस के 0.34 वोल्ट। जब भी हम ये क्वेश्चंस करते हैं, इस क्वेश्चंस में हमेशा हमें क्या लेना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, हमेशा हमने क्या लेना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। हमें कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना होता। सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, निकल से निकल 2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पे कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव में जा रहा है, तब भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सबसे पहले हम इनको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी चीज़ को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जब मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना, सिर्फ उसके आगे का साइन चेंज कर देना है। तो अब मैंने इसको कन्वर्ट किया, ई नॉट निकल 2 पॉजिटिव टू निकल, इस टाइम यहाँ पे ये माइनस के 0.25 वोल्ट हो जाएगा। और जो है फिर मैंने ई नॉट लिया यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ये कन्वर्ट हो गया प्लस 0.34 वोल्ट। अब आपको ये नहीं पता कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, तो हमें ये पता है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो निकल की वेसल में रखना है। तो हम उसके भी यहाँ पे अपनी एक छोटी सी रिएक्शन लिख लेते हैं। वो रिएक्शन क्या है कि मैंने निकल का वेसल लिया है, निकल की मेटल का, और इसको जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के पास रखा है। अब जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, निकल का सल्फेट प्लस यहाँ पे क्या बनेगा आपका कॉपर। यानी कि अगर इसको आप आयनिक फॉर्म में लिखो, निकल प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू द निकल 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, यानी कि जो निकल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो कॉपर है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड। यानी कि अगर मैं एनोड की बात करती हूँ तो एनोड आपका क्या है, निकल, और अगर मैं कैथोड की बात करती हूँ तो कैथोड मेरा क्या है, कॉपर। अब मैं ई नॉट सेल की वैल्यू निकालूंगी। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये वैल्यू होती है। अब कैथोड मेरे पास क्या है, कॉपर, तो कॉपर की वैल्यू यहाँ पे मुझे कितनी दी हुई है, 0.34। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगी 0.34 माइनस, आगे एनोड की वैल्यू मुझे माइनस में दी हुई है और माइनस में कितनी दी है, माइनस के 0.25 वोल्ट। तो इसको अगर मैं हम ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद 0.34 प्लस 0.25 आ जाएगा, और इसको प्लस करते हैं तो प्लस करके मेरे पास आ जाएगा प्लस में 0.59 वोल्ट। ये 0.59 वोल्ट आ गया। आपकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, पॉजिटिव में आ गई। पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है कि ये रिएक्शन होगी, मतलब आपकी जो रिएक्शन आपने लिखा है वो होगी, मीन्स जो निकल है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके निकल का सल्फेट और कॉपर बनाएगा। इट मीन्स क्या है कि जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है आप उसको निकल की वेसल में स्टोर नहीं करोगे, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा।
तो हम हमेशा वहीं में स्टोर करते हैं जो मेटल्स आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी। तो ये जो लेसन हमने जो ये टॉपिक आज किया, ये सारा टॉपिक आपने 11th क्लास में किया होगा। होप सो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा और वेरी इंपॉर्टेंट भी है बेटा, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, एट इट ऑलवेज ज़ीरो। एंड ये जो आपके न्यूमेरिकल्स जो मैंने हमें एक टाइप का किया है, तो ये न्यूमेरिकल्स भी ज़रूर आते हैं पेपर में। SHE की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी आती है। तो आपने ध्यान रखना है कि वैसे तो हमेशा जो एनोड होता है उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये चार्ज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच। आप वीडियो को देखिए, जो है अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से आप पूछिए, मैं आपके डाउट्स सारे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।